जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका टीचर्स लर्निंग सेंटर पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन प्रश्नों की जो कि सीटेट एग्ज़ाम में आ चुके हैं। साथ ही साथ उस पर आधारित हमने उसी तरह के प्रश्न आपके लिए लाए हैं ताकि आने वाली एग्ज़ामों में आप उसे अच्छे से सॉल्व कर पाएँ और अच्छे नंबर को प्राप्त कर सकें। इस वीडियो में आपको मिलेगा ईवीएस के सुपर 40 यानी इन्वायरमेंटल साइंस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें कुछ प्रश्न तो एनालिसिस के तौर पर हैं तथा उसमें और प्रश्न नए डाले गए हैं। और ये सब वीडियो आप देख लें अंत तक और देखेंगे कि पिछले वीडियो से तो प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं, इससे भी पूछे जाएंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले लद्दाख की, जीव जंतुओं की, जनजातियों की और भी कई फैक्टों की जो कि पूछे जा रहे हैं। बेसिकली मेरा ज़्यादा फोकस है स्लॉथ पर। स्लॉथ पर 2 एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें से प्रश्न आए हैं। उसी आधार को मानते हुए हमने और प्रश्नों को तैयार किया है। तो चलिए देखते हैं। निम्न में से पर्यावरण अध्ययन का आलसी पशु किसे कहा जाता है? यानी यहाँ पर आप देखें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, गाय, कछुआ, स्लॉथ, जिराफ। इनमें से आलसी पशु कौन है? तो आप पाएंगे कि 2 तो नहीं है, गाय और जिराफ तो है ही नहीं, बचा कछुआ और स्लॉथ। तो कछुआ धीरे धीरे चलता रहता है, वो मेहनत करता रहता है, लेकिन स्लॉथ सबसे आलसी पशु होता है। ये देखिए आपके सामने है एक तस्वीर जिसे हम जानते हैं स्लॉथ के नाम से। इस पर मैं कुछ टॉपिक बता देता हूँ आपको। ज़्यादा जानकारी के लिए टीचर्स लर्निंग सेंटर में आप जाएं और उसके प्लेलिस्ट को देखें। उसी में आपको मिलेगा ईवीएस के प्रश्नों का, है ना। उसमें मैंने जीव जंतुओं पर वीडियो डाला हुआ है, उसे आप देख लें। तो यही वो जानवर है जो आप देख पा रहे हैं, सबसे आलसी जानवर है। यहाँ तक कि इसे 100 ग्राम पत्ते पचाने में 100 ग्राम पचाने में लगभग 7 से 1 महीने का वक्त लग जाता है। ये कितना आलसी होगा। ये सप्ताह में 1 दिन नीचे उतरता है शौच करने को। ये वह पशु है जो पूरी जिंदगी मात्र 8 पेड़ों में ही गुजार देता है, या उनके पत्तों को तब तक खाता है जब तक उस पेड़ के सारे पत्ते खत्म ना हो जाएं। चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। स्लॉथ की औसत आयु क्या होती है? अब बात यहाँ करेंगे हम स्लॉथ की आयु के बारे में। तो ऑप्शन दिया हुआ है 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष या 50 वर्ष। यदि आपने हमारे उस वीडियो को देखा है स्लॉथ के बारे में, यानी जानवरों पर जो हमने बनाए हैं, तो आप सही कर पाएंगे कि स्लॉथ की आयु 40 वर्ष होती है। इसकी आयु कितनी होती है? तो इसकी आयु होती है 40 वर्ष। ठीक है। ये दिखता कैसा है? ये भालू जैसा दिखता है। ये जल्दी हमला नहीं करता है किसी पर, लेकिन खतरा महसूस हो तो ये हमला भी कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। स्लॉथ अपने जीवन काल के 1 दिन में कितने घंटे सोता है? 17 घंटे, 24 घंटे, 30 घंटे या 10 घंटे? तो इसका सही जवाब है स्लॉथ अपने ज़िंदगी के, यानी दिन में, जो उसका ज़िंदगी भर में जो दिन होते हैं, दिन रात तो सभी जानते हैं, तो पूरा ज़िंदगी यही करता है वो, यानी 17 घंटे उल्टा लटक कर, 17 घंटे उल्टा लटकता है इस प्रकार, सिर नीचे पैर ऊपर। चूँकि इसके बड़े बड़े नाखून हैं पंजे में, तो ये उसमें चिपका लेता है, गड़ा देता है पौधों पर, उल्टा लटक करके ये सोता है। एक और पक्षी है, जो पक्षी कहेंगे जीव कह सकते हैं उसको,
वो है चमगादड़, जो कि उल्टा लटक के ही सोता है। चौथा प्रश्न है, कौन सा पक्षी सड़क के किनारे पत्थरों के बीच खाली जगह में घोंसला बनाता है? फाख्ता, शकरखोरा, बया या कलचिड़ी, है ना। तो फाख्ता किसको कहते हैं? तो फाख्ता हम कहते हैं डव को। किसको कहते हैं? डव, जिसको पेड़ुकी भी या पंडुबकी भी कहा जाता है। बया पक्षी कहते हैं जो पेंडुलम टाइप का नेस्ट बनाता है अपने मादा को रिझाने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा कलचिड़ी। कलचिड़ी यानी इंडियन रॉबिन। ये देखिए आप तस्वीर में, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सड़क किनारे एक पत्थर रखा हुआ था, जो कि वीडियो है, मैं पूरा सड़क तो दिखा नहीं सकता आपको। तो ये कलचिड़ी, जिसे इंडियन रॉबिन के नाम से भी जाना जाता है, ये इसी प्रकार की जगहों में सड़क किनारे पत्थर है तो उसमें गड्ढा करके अपना घोंसला बना के अंडा देता है। अगला प्रश्न है, धीमी चाल से चलता जाऊं, दौड़ में फिर भी जीत पाऊं, उपयुक्त लाइन का संदर्भ है। यानी इस लाइन का संदर्भ किसके संदर्भ में कहा गया? मेढक के, केचुआ के, उल्लू के या कछुआ के? तो इस श्लोक से ही आप समझ पाए होंगे कि इसका जवाब कछुआ होता है। क्या इसका जवाब? इसका जवाब है कछुआ। देखिए, आपने कछुआ खरगोश की बात तो सुनी है, रेस वाली। धीमी गति से चलता जाता अंत में विजय प्राप्त करता है और कछुआ जीत जाता है, खरगोश गाछ के नीचे सोता रहता है। वहीं से ये श्लोक लिया गया है। अगला प्रश्न है, सांप के कितने जहरीले दांत पाए जाते हैं? 1, 2, 3, 4। तो सांप के 2 जहरीले दांत पाए जाते हैं। इसे दिखाने के लिए, हमें वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, हमने आपको तस्वीरों का सहारा लिया है आपके लिए, ताकि आप जो पढ़े हैं उसे समझ सके। देखिए, अब इससे कैसे समझ उत्पन्न होगी? अगर आपसे पूछ दिया कि सांप के जो दांत होते हैं वो नीचे होते हैं कि ऊपर होते हैं, तो आपका जवाब होगा ऊपर। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? सांप के आँख उसके सामने की ओर होते हैं। इससे हम और जान सकते हैं कि सांप का जबड़ा जो होता है वो बहुत लचीला होता है, लगभग 180 डिग्री खुल जाता है। ये यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये विष ग्रंथियाँ हैं, यहीं पर जहर होता है। जब इसे दाबते हैं, वो गड़ाते हैं तो इंजेक्ट कर देते हैं, है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसका सही जवाब है 4। ये देखिए, ये है आपका नाग, जिसे हम कोबरा भी कहते हैं, कोबरा, है ना। दूसरा है यहाँ पर जो देख रहे हैं, यह है करैत। कौन सा है ये? करैत है। और ये है दुबैया। क्या है ये? दुबैया। और ये है अफाई। तो हमने चारों प्रकार के सांप भी दिखा दिए आपको और उसके बारे में भी बता दिया। वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर पूरा देखना, और पूरा देखने के बाद अंत में आपके लिए एक प्रश्न रखा है हमने, जो कि आपको कमेंट करके बताने हैं। और आज मैंने विश्लेषण किया अपने चैनल का, तो 47% ऐसे स्टूडेंट हैं जो वीडियो देख तो रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो मेरा उनसे आग्रह है कि इस चैनल पर आपको लाजवाब वीडियो हमेशा मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। बेल आइकन नहीं दबाइएगा तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो आपको लगेगा कि भाई इस चैनल पर तो वीडियो डाला ही नहीं जा रहा है। तो ऐसा ना करें, कमेंट को करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शिक्षा पर सबका अधिकार होता है और मुफ्त की चीज़ों को तो ऐसे ही बांट देना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है।
अगले प्रश्न को देखते हैं। लद्दाख के भूतल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? अब हम समझेंगे कि भूतल क्या होता है, तो उसके लिए हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न का ऑप्शन क्या है। आवश्यक चीज़ें रखने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, जानवरों को रखने के लिए। ऑप्शन नंबर ए बी दोनों, या न तो ए ना ही बी। तो चलिए देखिए इसके चित्र को। ये आप देखिए, ये ऊपरी तल हुआ, ये मध्यम तल हुआ, नीचे देखिए थोड़ा सा दिख रहा होगा, ये है भूतल। इन दोनों घरों में नीचे का नहीं दिखाया गया है। अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ भी थोड़ा सा आपको मिलेगा इस जगह। ये देखिए, इस घर को देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, यहाँ ये है भूतल, जमीन का तल्ला जिसको हम लोग कहते हैं। तो भूतल में सामान भी रख सकते हैं और जानवर भी तो रख सकते हैं। तो जानवर और सामान दोनों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होता है। ये देखिए ऑप्शन क्या था ना। अब देखिए अगला प्रश्न इसी का ठीक उल्टा है, यानी वाइस वर्सा। अब आपको सोचने होंगे कि एग्जाम कई पालियों में, कई डेटों में हो रहे हैं, प्रश्न को तो घुमाएगा ही ना, वो सेम प्रश्न तो दे नहीं सकता है, और दे भी रहा है। तो जब घुमाएगा तो हम भी घुमा के देख लेते हैं कैसे बनता है। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। किस राज्य में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं और नीचे की मंजिल पर सामान और जानवरों को रखते हैं? उड़ीसा, असम, लद्दाख, श्रीनगर। तो अभी हमने देखा था कि पत्थर के तो घर बनाए जाते हैं। देखिए जरा तस्वीर को, यहाँ पर किस चीज़ का घर बना है? पत्थर का। और हमने अभी तुरंत समझाया कि नीचे के तल्ले में क्या रखा जाता है? सामान और जानवरों को। अब आप सोचेंगे कि भाई लद्दाख तो केंद्र शासित प्रदेश है, तो नहीं। पहले केंद्र शासित प्रदेश 9 थे, जिसमें लद्दाख भी आता था। उस लद्दाख को अब राज्य का दर्जा दिया गया और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 हो गई। लेकिन जम्मू कश्मीर आज भी केंद्र शासित प्रदेश हुआ है। अगला प्रश्न है, ठंडा रेगिस्तान किस प्रदेश को कहा जाता है? राजस्थान नहीं, राजस्थान तो गर्म हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों ठंडे हैं, लेकिन इसमें से लद्दाख को ठंडा प्रदेश या ठंडा मरुस्थल कहा जाता है। प्रदेश तो चलिए वो भी हो गया, मरुस्थल देख रहे हैं आप, इसको ध्यान से देखिए, सब तरफ मरुस्थल। मरुस्थल का मतलब वो ऐसा जगह जहाँ वनस्पतियाँ बहुत ही कम हो। 11वां नंबर का प्रश्न है, किसके देखने की क्षमता मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक होती है? बाज, चील, गिद्ध, सभी। तो इसका सही जवाब है सभी। बाज, दिखाता हूँ मैं कौन सा बाज है। ये है बाज, ये है चील और ये है गिद्ध। इन तीनों की नज़र मनुष्य से 4 गुना अधिक होती है। और मेरे दोस्तों 12वां नंबर का सवाल ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपने 4 गुना तो देखा है, अब बात हो रही है 6 गुना की। किसकी देखने की क्षमता मनुष्य की तुलना में 6 गुना होती है ज़्यादा? तो बाज को हमने देखा, क्या देखा बाज में? हमने ये देखा कि बाज 4 गुना, चील भी 4 गुना, गिद्ध भी 4 गुना, तो बाघ कितना गुना? 6 गुना होता है। अगला प्रश्न है, ये देखिए बाघ है, इसको बंगाल टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 300 किलो तक का वजन हो सकता है इसका, मतलब 3 कुंटल तक। 13वां प्रश्न, गिर शेर परियोजना अवस्थित है गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में? तो हमने आपको याद कराया था गौ से गिर, गौ से गुजरात, ऐसे याद रखने के लिए। तो गिर शेर परियोजना गुजरात में है। अब हम मैप को भी देखते हुए चलेंगे कि गुजरात कहाँ पर है। तो गुजरात है यहाँ पर,
ये महाराष्ट्र है, ये राजस्थान है, ये महाराष्ट्र है, यहाँ गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और बीच में सब तरफ से घिरा हुआ है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये सब तरफ से घिरा हुआ है। साथ में यह हरियाणा भी सब तरफ से घिरा हुआ है। इसको हम इस प्रकार बांटेंगे तो ये लद्दाख हो जाएगा, ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा। आगे मैं मैप से भी प्रश्नों को दिखाऊंगा। मैप से एक प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन हमने आपके लिए 3 प्रश्न लाए हैं ताकि आप जो हम पर भरोसा दिखाए हैं उस पर मैं खरा उतर सकूं। चैनल पर बने रहिएगा, ठीक है। एशियाई सिंह का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही जवाब है एशियाई शेर एकमात्र जगह जिसे हम गुजरात के नाम से जानते हैं और वहाँ पर है गिर नेशनल पार्क, उसी में एशियाई शेर पाए जाते हैं और कहीं भी एशियाई शेर नहीं पाए जाते हैं। तो अभी हमने गुजरात तो आपको बता ही दिया, कहाँ पर है गुजरात, तो गुजरात है एकदम अरब सागर के तट पर, ये वाला। गुजरात के बारे में एक जीके और बता दें, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, तटरेखा वाला राज्य है। ये भी कई बार पूछा जाता है, पिछली बार तो धूम मचा दिया था तटरेखा ने। चलिए आगे देखते हैं। पूर्व में किस राष्ट्रीय उद्यान को हेली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में यानी नाम से जाना जाता था, यानी कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसे पहले हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब जाना ही जाता था तो कोई नहीं तो हो नहीं सकता है, कोई ना कोई तो जरूर होगा। तो ये है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसके बारे में थोड़ा जान लें। यह है उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड यहाँ पर है। पहले आप देख लीजिए मैप में कहाँ है उत्तराखंड। तो ये वाला पोर्शन जो देख रहे हैं ये है उत्तराखंड। इसके बारे में जानकारी ले लीजिए थोड़ा। यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है और 1936 में लुप्त हो रहे बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित की गई थी, जो कि नैनीताल जिले के रामनगर के पास स्थित है। इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया था क्योंकि जिम कॉर्बेट ने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, असम का प्रसिद्ध एक सींग वाला गैंडा वाला वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? मानस, काजीरंगा, गिर, कान्हा। तो इसका सही जवाब है काजीरंगा। ये है एक सींग वाला गैंडा और यहाँ पर ऊपर आप देख पा रहे होंगे काजीरंगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी इस एक सींग वाले गैंडे ने यहाँ पर अपनी पकड़ बनाई हुई है। कहाँ पर? असम के काजीरंगा में। इसका शिकार भी किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए। विश्व मानचित्र का निर्माण किसने किया? ये आपके लिए नया प्रश्न हो सकता है, लेकिन चूंकि मानचित्र से प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो हमने ये भी शामिल कर दिया कि हो सकता आपसे पूछ ले कि मानचित्र को बनाया किसने था फर्स्ट बार, होम्यो टेलर ने, रेडक्लिफ जॉइन ने, या हर्मेस जैकब ने, या एनेक्सीमेंडर ने। तो विश्व मानचित्र सबसे पहले बनाया था एनेक्सीमेंडर ने। ये जो आप देख पा रहे हैं यह है दुनिया के सबसे पहले मानचित्र बनाने वाले दार्शनिक जो कि यूनान के थे, और ये इन्होंने कब बनाया था? 6ठी शताब्दी में, और ईसा पूर्व की बात की नहीं। इसने जो मैप बनाया था उसमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, केरल के निकटवर्ती राज्य हैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, कर्नाटक और तमिलनाडु।
तो आप ऑप्शन को याद रखें, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है। ये देखिए, केरल के निकटवर्ती राज्य, यहाँ देखिए ये जो देख रहे हैं आप, ये है केरल, इसके निकट में कौन है? कर्नाटक और तमिलनाडु। मिल गया आंसर, कर्नाटक और तमिलनाडु। चलिए 19वां प्रश्न देखते हैं। उसी तरह से एक प्रश्न मैप पर फिर आया है। मैप पर से 100% पूछे जाते हैं। सीटेट हो और मैप ना हो, ये हो ही नहीं सकता। तो मैप पर से पूछे जाएंगे किसके किनारे? अरब सागर के किनारे। तो अरब सागर के किनारे कौन कौन है, मैं आपको नाम बोलता हूँ, फिर मैं तस्वीर में दिखा दूंगा। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, इतने जो हैं वो अरब सागर। तो कर्नाटक, केरल और गुजरात इसका सही आंसर होगा। अब हम आपको दिखाते हैं अरब सागर के किनारे वाले राज्य। 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 राज्य हैं जो अरब सागर के किनारे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, नहीं 9 नहीं, फिर से मैं दिखाता हूँ। इस मैप में आप देखिए, इस वाले में देखिए, 1, 2, 3, 4 और यह 5। ये जो राज्य है ये बंगाल की खाड़ी के किनारे वाले हैं। अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य कौन से हैं। तो जम्मू कश्मीर के पड़ोसी हैं, किधर गया ऑप्शन? पंजाब और हिमाचल प्रदेश। चलिए मैप से समझते हैं। जम्मू कश्मीर के पड़ोसी, ये है जम्मू कश्मीर, यहाँ पर उसके पड़ोसी क्या है? ये है और ये है। तो नीचे वाला हरा वाला हो गया पंजाब और ये हो गया हिमाचल प्रदेश। ये है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड तो उससे दूर है ना। यहाँ देखिए हिमाचल प्रदेश और पंजाब, और ये वाला है उत्तराखंड, तो ये तो होगा नहीं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति से हिमाचल प्रदेश और की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, तो इसका सही आंसर होगा उत्तर दक्षिण। मैं आपको पहले मैप से दिखा दूं। देखिए दिल्ली के सापेक्ष में बोला है, ये आपकी रही छोटी सी दिल्ली, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश इधर गए और मध्य प्रदेश इधर गए, तो हुआ ना 180 डिग्री। ये नॉर्थ, ये साउथ। पर्वतारोहियों ने टेंट बनाने के लिए 2 परत वाली प्लास्टिक का इस्तेमाल क्यों किया? यानी यदि कोई माउंटेनियर है, पहाड़ों पर हिमालय पे चढ़ता है, तो 2 परत वाली, तो 2 परत होने से वो लैंडस्लाइड दूसरों से छिपकने के लिए, भाई पहाड़ों पर तो वैसे ही कम लोग होते हैं, उनसे छिपा क्या जाए। लैंडस्लाइड रोक पाएगा? नहीं। लैंडस्लाइड का मतलब ज़मीन खिसक जाना, बर्फ़ का चट्टान खिसक जाना, नहीं रोक पाएगा, तो सभी होगा नहीं। तो सर्दी से बचाव के लिए, हाँ, जब 2 परत होंगी तो दोनों परतों के बीच में हवा घुस जाएगी और यह वायुरोधी हवा इंसुलेटर का काम करेगी, जिससे इन्हें गर्मी लगेगी, सर्दी से बचा जा सकेगा। थारू जनजातियां पाई जाती हैं तराई प्रदेश में, अरावली की पहाड़ियों में, छोटा नागपुर पठार में, पश्चिमी घाट में। तो इसका सही आंसर है तराई प्रदेश में। अब समझेंगे तराई प्रदेश क्या होता है। तो नेपाल और चीन से नेपाल से सटा हुआ, चीन नहीं, नेपाल से सटा हुआ भारत का वह राज्य और वह जिला जो टच करता है नेपाल को। तो ये देख लीजिए अब क्या है, ये सब देख रहे हैं ना, ये वाला बॉर्डर है नेपाल का, और यहाँ टच कर रहा है ये सब, ये सब। तो इस वाले इलाके को कहा जाता है तराई प्रदेश, और यहीं पर पाई जाती है थारू जनजाति।
ये देखिए, ये जो महिला आप देख रहे हैं खूबसूरत सी, ये है थारू जनजाति की महिला, जो नेपाल में अधिकतर पाई जाती है, लेकिन भारत के सीमावर्ती इलाके जैसे तराई क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ की एक जनजाति है। ये मुख्यतः हिंदू धर्म को पालन करते हैं। आप इसे भी लिख लें, ये पूछा जा सकता है। हिंदू धर्म को मानते हैं, उन्हीं के पर्व त्यौहार मानते हैं और उन्हीं के रीति रिवाज निभाते हैं। थारू जनजाति हिमालय के इलाके में भी पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश का इलाका, वह इलाका जो सटता है कहाँ से, नेपाल से, उसे तराई प्रदेश कहा जाता है। तो तराई प्रदेश की जगह में आपको कभी कभी उत्तर प्रदेश भी मिल सकता है। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में। तो मुंडा जनजाति बिरसा मुंडा धरती आबा झारखंड में है। हमारा प्यारा झारखंड, और हमें अपने झारखंड वासी होने पर गर्व है। तो ये यहाँ पर जो आप गुलाबी कलर का देख रहे हैं, यही है झारखंड, और ये है बिरसा मुंडा, जिसे धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। आदिवासी समूह सहरिया का संबंध किस राज्य से है? तो आदिवासी समूह सहरिया का संबंध मध्य प्रदेश और राजस्थान से है। तो गुजरात, उड़ीसा नहीं, राजस्थान होगा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तो यहाँ पर है ही नहीं। चलिए, इसका आंसर होगा राजस्थान। ये आप जो देख पा रहे हैं, ये है सहरिया समुदाय। और राजस्थान कहाँ है? तो तीर को ध्यान से देखिए, आपको दिखेगा राजस्थान, ये देखिए, है ना। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। आगे बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? यानी किस राज्य में सबसे कम वन संपदा पाई जाती है? तो सिक्किम, गोवा, हरियाणा, मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है हरियाणा। हरियाणा का वन आवरण केवल 1588 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 3.5% है। हरियाणा कहाँ पर है? तो हरियाणा है लाल रंग के ठीक ऊपर, जो कि ब्लू कलर में आपको दिख रहा होगा, मैं दिखा दूं, ये है हरियाणा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है 27 नंबर का, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किसका कुल वन क्षेत्र अधिकतम है? देखिए, दो तरह से पूछा जा सकता है, किसका न्यूनतम है तो किसका अधिकतम है। सिक्किम, गोवा, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो अधिकतम है मध्य प्रदेश का। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश कहाँ है, तो आप तीर को देख लीजिए, येलो कलर का जो बीच में दिख रहा है वो है मध्य प्रदेश। 2019 के वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का क्षेत्र 77,482 वर्ग किलोमीटर था, और 2021 में जब गणना हुई तो ये और बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 9 वर्ग किलोमीटर। ये संपूर्ण राज्यों का 33% अकेले है, तो बहुत ज़्यादा हुआ। अगला है, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किस राज्य का कुल प्रतिशत में अधिक है वन क्षेत्र? वन क्षेत्र जो है 79.33% है, सबसे अधिक। तो ये है मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा या मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। 29वां नंबर का सवाल है कि मधुमक्खी की कितनी आंखें होती है? 2, 3, 4, 5। अधिकतर बच्चे इसमें कन्फ्यूज करेंगे और यही कन्फ्यूजन उन्हें गलतियां कराएगी। अगर 2 होता तो ये सवाल इतना इम्पोर्टेंट होता ही नहीं।
तो इसका सही जवाब है 5। चलिए देखते हैं कि 5 आँखें कहाँ कहाँ होती हैं। मैंने आपको समझाने का हर व्यवस्था कर रखा है कि इससे आप अच्छे से समझ सकें। हमने यहाँ पर लगाया है, ये देखिए, ये मधुमक्खियों के भाग होते हैं। सवाल आपसे पूछा जा सकता है मधुमक्खी के कितने भाग होते हैं, तो 1 2 3 भाग। मधुमक्खी के किस भाग में डंक होता है, तो ये उदर, ये इसका पेट है, ये उसका छाती है और ये उसका सिर है। मधुमक्खी के कितने पैर होते हैं, तो मधुमक्खी के 6 पैर होते हैं। कितने जोड़ी पंख होती है, तो 1 जोड़ी पंख होती है। हमने कई सारी जानकारियाँ आपको एक वीडियो के माध्यम से दी, तो हम एक लाइक के हकदार तो बनते हैं। दूसरा है, जो मूल प्रश्न था उसे तो हम छोड़ दिए, चलिए उसे भी जान लेते हैं। तो यहाँ से देखिए, ये है 1 आँख, दूसरा आँख, तीसरा, चौथा और 5वां। और इसी को हो सकता आधार मानकर आजकल का कैमरा जो बनाया जा रहा है, देख रहे हैं आजकल का कैमरा, ये कंपाउंड आइज है, यानी ये एक साथ काम करते हैं। यदि किसी मोबाइल में 4 कैमरे हैं तो चारों मिला करके एक काम करते हैं, ये नहीं कि चारों अलग अलग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बंदर, शेर और तथा चूहे के घर बताने आपको क्रियाक्रम में, क्रमशः यानी उसके हिसाब से। बंदर पेड़ पर रहेगा, शेर गुफा में और चूहा बिल में, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। ये देखिए, इस तस्वीर को समझिए। शेर को मैंने बांध के आगे रख दिया, चूहा अपना बिल यहाँ पर बनाया है और बंदर को हमने पेड़ पर ले जा करके बैठा दिया। इस तस्वीर के माध्यम से हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न है 31वां प्रश्न। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर का उपयोग झोपड़ियों के फर्श और दीवारों को लेप करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन को देखते हैं। फर्श को प्राकृतिक रंग देने, कीड़े को दूर रखने के लिए, उन्हें चिकना और साफ बनाने के लिए, घर्षण बनाने के लिए। तो इसका सही जवाब है कीड़ों को दूर रखने के लिए। ये आप देख पा रहे हैं, ये जमीन की निपाई कर रही है हाथों से, गोबर से। ये दीवार की कर रही है, तो गोबर से नीपने से कीड़े नहीं लगते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा पक्षी अपनी मादा को रिझाने के लिए लटकता हुआ घोंसला बनाता है? कौवा, टेलर बर्ड, बीबर बर्ड, बारबेट या बसंता। अगर हमने बसंता लिखा है तो आप इसे बसंत गौरी ना समझ लें, ये बसंत गौरी नहीं है, ठीक है, ये बसंता है। बारबेट ये बीबर बर्ड है, जिसको बया पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। ये टेलर पक्षी है जो पत्तों को बुनता है, और ये कौवा है, सूखे पेड़ों पर, ऊंची टहनियों पर घोंसला बनाती है। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है बीबर बर्ड, है ना। ये गोल्डन पीले कलर की सुंदर सी पक्षी होती है, जो अपनी चोंच से बहुत सुंदर सा घोंसला बनाती है, ताकि वो मादाओं को रिझा सके और अपने घोंसले में अंडे दिलवा सके। इसे 3 नाम से जाना जाता है, बीबर बर्ड, सन बर्ड या बया पक्षी। 33 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा अपना घोंसला कहीं भी बना लेता है? यानी इनमें से कौन सा है जो अलमारी के पीछे भी बना लेगा, अलमारी के ऊपर भी, आईने के पीछे भी, दीवार के पीछे भी। तो घर के भीतर करने घोंसला बनाने के लिए उसे घरेलू पक्षी तो होना ही चाहिए ना। तो घरेलू पक्षी में कौन कौन है? गौरैया, कबूतर, मैना, कौवा, ये घरों में घुस आते हैं। ऑप्शन आप देखिए, तो जब ऑप्शन आप देखेंगे तो आपको मिलेगा टेलर बर्ड नहीं, बीबर नहीं, इंडियन रोबिन नहीं। इंडियन रोबिन को कलचिड़ी भी कहा जाता है, मैं लिख देता हूँ, इंडियन रोबिन को कलचिड़ी, कलचिड़ी। ऐसा नहीं कि यह घरेलू पक्षी नहीं, ये भी है, लेकिन उतना नहीं है जितना गौरैया होता है। देख लीजिए गौरैया को, है ना, डरता ही नहीं है। इसके लिए लोग तो घरों के बाहर बर्ड हाउस लगा देते हैं, उसमें आके रह जाते हैं। पक्षी की किस चोंच का
किस प्रकार की चोंच मांस को काटने और खाने के लिए होती है? किस प्रकार का चोंच? तिकोने आकार का, सीधी और पतली जो गौरैया की होती, नहीं, हुक जैसी मतलब नोचने के लिए। हाँ, ये सही है। 3, ये देख लीजिए आप, देख रहे हैं चील, बाज और गिद्ध को, इन सब की चोंच को देखिए, हमको लगता है घुसा के नोच देगा ना, पता भी नहीं चलेगा, फरफराग रह जाएगा आदमी, है कि नहीं? आंख से देख के तो डर लग जाता है। 35वां प्रश्न है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? मछली, कौवा, घड़ियाल, कछुआ। 5 ऑप्शन दिया, एक कहाँ भाग गया? कौन भाग गया भाई? बतख। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे आप, इन 5 में से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौवा ही एक स्थलीय पक्षी है, बाद बाकी जल में रह सकते हैं। तो 35 का सही जवाब क्या हो गया? कौवा हो गया। ये देख लीजिए, कौवा को शास्त्रों में काक भुसुंडी कहा गया है। क्या कहा गया है? काक भुसुंडी। और जब पितरपक्ष लगता है ना, तो पहले कौवे को खाना खिलाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के पौधे या मेहंदी के बाड़ के बीच अपना घोंसला बनाता है? फाख्ता, भारतीय रॉबिन, बारबेट या दर्जन चिड़िया जिसको टेलर बर्ड कहते हैं। तो इस पर हमने इस पक्षियों के बारे में जो वीडियो दिया है टीचर्स लर्निंग सेंटर पर, उसमें ये आपको दिखाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। और 36 नंबर तक यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो आप इंटरेस्टेड हैं, आप ध्यान से पढ़ाई करना चाहते हैं। अगर जो नहीं पढ़ना चाहते होंगे वो कब का भाग चुके होंगे। हम वैसे भगोड़ों के लिए आपको बताना तो नहीं छोड़ सकते हैं। हम चाहेंगे आप उस श्रेणी में ना जाएं जो छोड़ के भागते हैं। कितना दिन तक भागते रहिएगा? अपनी जिम्मेदारियां समझिए। इसी बार आपको सीटेट निकालना है और उसमें मदद हम आपकी करेंगे। तो बताइए इसका जवाब। तो इसका जवाब है फाख्ता, जिसे डब भी कहा जाता है, जिसको पड़ौकी भी कहा जाता है, जिसको पौड़की भी कहा जाता है। ये देखिए डब बर्ड बिल्कुल कबूतर की तरह दिखता है। ये कैक्टस का पौधा है। दरअसल ये प्योर कैक्टस नहीं, इसको नागफनी कहते हैं। और राइट साइड में देखिए आप, मेहंदी की झाड़ है। तो ये कहीं भी बना सकता है, मेहंदी की झाड़ या कैक्टस पर। हमने जो वो वीडियो डाला है उसमें कैक्टस को दिखाया है। 37वां प्रश्न है, एक वयस्क हाथी कितने किलोग्राम पत्ते व झाड़ियाँ खा सकता है? इसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं। उन्हें 100% कन्फ्यूजन होती है। 50 और 400 किलो में नहीं, 1 और 200 किलो में। 100 किलो और 200 किलो में कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि इस पर 2 सवाल पूछे जाते हैं। यदि खाने की बात करें तो वो 100 केजी है, यानी 100 केजी झाड़ियाँ ये खा लेगा। और यदि इसके 3 माह के बच्चे की बात करें, देखिए, यानी हाथी के 3 माह के बच्चे की औसत वजन कितनी होती है? 50 केजी, 100 केजी, 200 केजी, 400 केजी। तो इसका सही जवाब है 200 केजी। ये छोटे बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं, बड़े की नहीं। 39 प्रश्न है, तू धरती पर चाहे जहाँ रहे मैं तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। एक जीत पिक्चर का गाना है, लेकिन यहाँ ये संदर्भ में लिया गया है। किस संदर्भ में? तो इस संदर्भ में कि एक कीड़ा होता है जो अपनी मादा की गंध को दूर से पहचान लेता है। आज आपको मेरी आवाज़ भारी लग रही होगी, मेरा गला बैठा हुआ लग रहा है, क्योंकि मुझे सर्दी और खांसी है। लेकिन इसके चलते मैं आपके एग्ज़ाम को बाधित तो नहीं कर सकता। मैं कोशिश करूँगा कि हर परिस्थिति में आपके लिए वीडियो लाने का। तो यह वह कीड़ा है। शेर तो कीड़ा नहीं होता है, बाघ भी कीड़ा नहीं होता है, तेंदुआ भी कीड़ा नहीं होता है। तो ये होता है रेशम का कीड़ा। ये देखिए आप, ये है रेशम का कीड़ा, दिन भर पत्ते खाता रहता है। एक प्रश्न तो यहां से बनता है कि रेशम का कीड़ा किस पत्ते को खाता है? तो पहला जवाब होगा शहतूत के पत्ते को। किस पत्ते को खाता है? शहतूत के
पत्ते को, जिसको मलबेरी भी कहा जाता है। दूसरा, इसे मूर्ख कीड़ा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूर्ख कीड़ा, क्योंकि इतना मूर्ख होता है कि अपना जाल बनाते बनाते खुद को ढक लेता है और वहीं पर घुट करके मर जाता है। और ये रहा 40वां प्रश्न, चिराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? झारखंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। तो 40वें प्रश्न का सही जवाब है मेरे शेरों और शेरनियों, जो कि आप इस बार सीटेट 100% पास करने वाले हैं, और ये मेरा भरोसा है। ये है मिजोरम नाच, और जब पास करेंगे तो आप भी नाच लीजिएगा। ये देखिए कितना खुशी से नाचा है। इसमें बांस की बल्लियों को पुरुष हिलाते हैं और महिलाएं उस पर नाच करती हैं। और आज का प्रश्न आपके लिए, हैशटैग लगा के दीजिएगा। मैंने लगाया हैशटैग काले वन कहाँ पाए जाते हैं? फ्रांस में, भारत में, चीन में, जर्मनी ने। ड्रॉप योर कमेंट्स इन कमेंट बॉक्स। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। बेस्ट ऑफ लक आपके आने वाले एग्जाम के लिए।